हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। हम उत्तराखंड की हिस्ट्री सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल बहुत सारे मोमेंट्स पढ़े थे उत्तराखंड में, जो भी हमारा क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन, लोगों का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द कंट्री। आज हम उसी के ही कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे जन आंदोलन। उत्तराखंड में जो भी पीपल्स मूवमेंट हुए उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे, अन्य जन आंदोलन। उससे पहले मैं आपकी नजर एक बार हिस्ट्री के सिलेबस पे पढ़वाना चाहती हूँ, जो सिलेबस आयोग द्वारा दिया गया है, करंट सिलेबस। ये अभी करंट सिलेबस है इसी साल का, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखिए, आप हिस्ट्री का यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं और आप हिस्ट्री सीरीज भी चेक कर सकते हैं। हमने प्री हिस्टोरिक कंप्लीट कर लिया, प्रो हिस्टोरिक कंप्लीट कर लिया, एंशियंट ट्राइब्स अभी हमने नहीं किया, ये हमारा अभी रह जाता है, इसे हम करेंगे। कुनिंद यौध्य डायनेस्टी, कार्तिकेयपुर कत्यूर डायनेस्टी एक ही है, परमार डायनेस्टी, चांद डायनेस्टी, गोरखा इन्वेजन, ब्रिटिश रूल, टिहरी स्टेट, फ्रीडम्स मूवमेंट, उत्तराखंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें बस उत्तराखंड का इंडिपेंडेंस मूवमेंट अभी रह गया है, उत्तराखंड का इंडिपेंडेंस मूवमेंट अभी रह गया है, ये भी रह गया है, ठीक है, एक ये रह गया है। रोल ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पीपल मूवमेंट्स ऑफ उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। तो बस हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एक ये और एक ये। इसके बाद हमारा पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको हिस्ट्री सीरीज अच्छे से करनी है, जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक अपलोड कर दी है। आज हम पीपल मूवमेंट्स ऑफ उत्तराखंड पढ़ेंगे, जिसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार मूवमेंट। ब्रिटिश काल के दौरान जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जब जब ब्रिटिश के सरकारी लोग इधर से उधर जाते थे, ब्रिटिश के अधिकारी इधर से उधर जाते थे कहीं, तो उनके सामान को गांव वाले लोग, गांव वालों को ढोना पड़ता था। एक गांव वाले उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाते थे। इस प्रकार क्या कहते हैं, रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव से ये बेगार ली जाती थी। यानी कि रास्ते में पड़ने वाले जितने भी गांव और भी वहां के जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो भी इधर उधर जा रहे हैं, तो वो वहां से भी सामान लेते हुए जाते थे। तो क्या होता था, जब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कहीं भी जाना होता था, तो उनके बोझ को कौन ढोता था? वहां के लोकल पीपल ढोते थे, जब भी वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे होते थे। इसके लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए जो विलेज का मुखिया होता था, जो विलेज का हेड होता था, वो एक रजिस्टर मेंटेन करता था, जिसे बेगार रजिस्टर कहा गया है। वो एक रजिस्टर मेंटेन करता था, जिसे बेगार रजिस्टर कहा गया है। और ये बेगार सिस्टम लोगों को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता था, यानी कि बहुत असम्मानपूर्ण लगता था। तो इसके लिए 1921 में मूवमेंट के खिलाफ इस सिस्टम के खिलाफ थोड़ा थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट होने लगा। कहां से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले ख्वाड़ी विलेज अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा के ख्वाड़ी विलेज से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कुली बेगार मूवमेंट। और इसकी गति पकड़ी गई, इसकी गति पकड़ी 13-14 जनवरी 1921 में। किसकी लीडरशिप में? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, इनकी लीडरशिप में इस मूवमेंट को स्पीड मिली। और सरयू नदी के किनारे ऑलमोस्ट 40,000 रिवोल्यूशनरी के साथ सरयू नदी के किनारे बागेश्वर में बेगार रजिस्ट्रों को नदी में फेंक दिया गया और वहां पे शपथ ली गई कि अब से हम बेगार नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कुली बेगार मूवमेंट, कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। डेट याद रखनी है 13-14 जनवरी 1921। रिवर याद रखनी है, सरयू रिवर। कौन सा जगह? बागेश्वर। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और मेंस में कुली बेगार आंदोलन क्या है वो आपको याद रखना है, जो भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद टिहरी राज्य आंदोलन चला, टिहरी स्टेट के अगेंस्ट आंदोलन चला। इस आंदोलन में स्टेट में या फिर टिहरी वाली जगह पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की मांग उठाई गई कि इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द टिहरी स्टेट, द मूवमेंट स्टार्टेड इन द थर्ड डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मूवमेंट को स्टार्ट करा गया, मूवमेंट शुरू होने लगा कि टिहरी प्रिंसली स्टेट को डिसॉल्व किया जाए, टिहरी रियासत को समाप्त किया जाए। इसके लिए 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने एक प्रजा मंडल बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पहले, कुली बेगार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रजा मंडल बनाया 23 जनवरी 1939 यानी कि 1939 को देहरादून में। ये पूछा गया था कि प्रजा मंडल कहाँ स्थापित हुआ था? देहरादून में। और किसके द्वारा स्थापित हुआ? श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। किसके खिलाफ? टिहरी स्टेट के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, इसे टिहरी प्रजा मंडल भी कहा गया।
तो ये स्थापित होता है, इसकी बागडोर संभालते हैं श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन इसकी लीडरशिप संभालते हैं, ठीक है, मूवमेंट को लीड करते हैं, और इसके लिए वो गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। इसके रिटेलिएशन में इसके अगेंस्ट श्रीदेव सुमन क्या होता है, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, यानी कि भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं असीमित समय के लिए। मई 1944 में, मई 1944 में असीमित समय के लिए श्रीदेव सुमन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 84 डेज की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1944 को। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1944 को। इसके बाद अब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलरेडी कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी, डेट पूछी गई थी एग्जैक्टली, तो आपको याद रखनी है 25 जुलाई 1944। कितने दिन की हंगर स्ट्राइक, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 84 डेज की हंगर स्ट्राइक, जो भी मेरे सामने क्वेश्चन आता है मैं आपको हाथों हाथ बता देती हूँ। 84 डेज की हंगर स्ट्राइक, ठीक है। जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त मूवमेंट की बागडोर, मूवमेंट को होल्ड करा जाता है दौलत राम, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी द्वारा। ये इस मूवमेंट को लीड करते हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भारत जब आजाद हो जाता है तो सकलाना में टिहरी स्टेट के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह, बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है। कहां पर, सकलाना में टिहरी राज्य के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह फूटता है। और जनवरी 1948 में गवर्नमेंट अफेक्ट, यानी गवर्नमेंट को थोड़ा राज सत्ता हिल जाती है ना, गवर्नमेंट हिल जाती है। किस, कौन से मूवमेंट के बाद, कीर्तिनगर मूवमेंट, टिहरी स्टेट के खिलाफ ही कीर्तिनगर मूवमेंट होता है, जिसमें भोलूराम भरदारी, नागेंद्र सकलानी शहीद हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें मोलूराम भरदारी और नागेंद्र सकलानी शहीद हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, कब शहीद होते हैं, कीर्तिनगर मूवमेंट के दौरान 1948 जनवरी में, ठीक है। अब सारी की सारी जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, जो भी परिस्थितियां चल रही थी, उनको देखते हुए मानवेंद्र शाह ने 1949 में 1949 में मर्जर फॉर्म पे साइन कर दिए, मर्जर फॉर्म पे साइन कर दिए, यानी कि विलीनकरण पत्र पर साइन कर दिए 1949 में। और इसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी को उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। इससे हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या मिलता है कि टिहरी रियासत के आखिरी राजा कौन थे, वो थे मानवेंद्र शाह, ठीक है। इन्होंने 1949 को विलीनकरण पत्र पर सिग्नेचर कर दिए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी यूपी का डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये भी पूछा गया है, ये एग्जैक्ट डेट पूछी गई है 1 अगस्त 1949, और रिपीटेडली पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, इस मूवमेंट से जुड़े सारे नाम याद रखने हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मूवमेंट क्या था वो याद रखना है, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसके फैक्ट्स याद रखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डोला पालकी मूवमेंट, डोला पालकी आंदोलन, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों को इस आंदोलन का उद्देश्य उनके जो दूल्हे थे उनको अपर कास्ट ग्रूम्स के बराबर स्टेटस दिलाने का था। द एम ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, जो शिल्पकार थे, क्राफ्ट्समैन जो थे दलित वर्ग के, उनको इक्वल स्टेटस दिलाना था अपर कास्ट ग्रूम के बराबर, यानी कि जो अपर कास्ट दूल्हे थे उनके बराबर दलित दूल्हे, यानी कि जो दलित लोगों के जो ब्राइड और ग्रूम, जो दूल्हा और दुल्हन होते थे, उनके बराबर इक्वल स्टेटस दिलाना इस मूवमेंट का एम था। इस मूवमेंट से पहले क्या, इस मूवमेंट मतलब क्यों चला, इसके पीछे वजह क्या थी, जो ब्राइड और ग्रूम होते थे ना लोअर कास्ट के, उनको डोला पालकी में बैठने की इजाजत नहीं थी, उनको डोला पालकी में बैठने की इजाजत नहीं थी। पालकी एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे 4 लोग कैरी करते हैं, ठीक है, उन्हें डोला पालकी में बैठने की इजाजत नहीं थी। और जो अपर कास्ट ब्राइड और ग्रूम की डोला पालकी को उठाने का काम, यानी कि 4 लोग यहाँ पे यूज होते हैं ना, तो ये 4 लोग कौन होते थे, ये क्राफ्ट्समैन ही होते थे, शिल्पकार ही होते थे। तो इनको इस डोला पालकी को उठाने का काम दिया जाता था, और जब इनकी शादी होती थी लोअर कास्ट यानी कि दलित लोगों की, तो इन्हें डोला पालकी में बैठने की इजाजत नहीं थी और इनको अपने पैदल ही जाना पड़ता था। तो इस सिस्टम के खिलाफ जयानंद भारती, नाम याद रखिएगा, एक ही नाम जुड़ा हुआ है इस मूवमेंट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है। जयानंद भारती ने 1930 के आसपास, एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, 1930 के आसपास इस मूवमेंट को शुरू किया और दलितों को उनकी हक दिलवाया, दलितों को उनकी राइट्स दिलवाई, ठीक है। याद रखना है ये मूवमेंट किसके खिलाफ था, डोला पालकी के खिलाफ था। अपर कास्ट ग्रूम को डोला पालकी में बैठने की इजाजत दी जाती थी, लोअर कास्ट को या फिर क्राफ्ट्समैन को नहीं दी जाती थी, ठीक है। ये मूवमेंट किसने चलाया, क्राफ्ट्समैन ने चलाया, जयानंद भारती इनके ने मूवमेंट लीड किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्राफ्ट्समैन शब्द यानी कि शिल्पकार शब्द दलितों के लिए यूज करा था हरि प्रसाद ने 1911 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग हरिप्रसाद ने करा था 1911 में। ये था हमारा डोलापाल की आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, रोड्स मूवमेंट, सड़क आंदोलन। सड़क आंदोलन क्या है? 1940 के आसपास गढ़वाल के लोगों ने सड़क आंदोलन शुरू किया। इनका उद्देश्य क्या था? गरुड़ से करण प्रयाग तक और लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क होनी चाहिए, यानी कि मोटर मार्ग होना चाहिए जिसपे हमारी गाड़ी आ जा सके। ये था सड़क आंदोलन। आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पे शुरू हुआ, गढ़वाल में शुरू हुआ, कब? 1940 के आसपास। और कहां से कहां तक सड़क मांगी? गरुड़ से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से पौड़ी। आगे बढ़ते हैं, आता है कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि कनकटा बैल का मतलब है ईयरलेस बुल। मैंने यहाँ पे कनकटा ही मेंशन रहने दिया, ठीक है। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, ये बढ़िया रेत गांव में हुआ, लमगड़ा में, अल्मोड़ा में। ठीक है, लमगड़ा नामक जगह पर बढ़िया रैत नामक गांव था, अल्मोड़ा में, वहां पर ये कनकटा बैल का जो वो था इंसिडेंट था वो हुआ। इसमें क्या हुआ? लोन लिया गया। लोन लिया गया बाय पुटिंग फ्लावर्स ऑन द बोथ ईयर्स ऑफ द बुल। बुल के दोनों कानों पर फुल्ली लगाकर लोन लिया गया। इसके बाद जो बुल था उसके दोनों कान काट दिए गए और उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। डेड डिक्लेयर होने के बाद इंश्योरेंस मनी भी हड़प ली गई। ठीक है, इंश्योरेंस मनी भी हड़प ली गई। तो इसके खिलाफ, ये क्या था? करप्शन था एक टाइप का, है ना, ये इलीगल काम था, सीधा सीधा काम नहीं था। इसके खिलाफ उत्तराखंड संघर्ष वहीनी ऑर्गेनाइजेशन ने वॉइस रेज करी, यानी कि आवाज उठाई इस करप्शन के खिलाफ। और कनकटा बेल को, जो कनकटा बेल था, उसको अल्मोड़ा, नैनीताल और अन्य कई डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड की एज अ सिंबल ऑफ करप्शन दिखाया गया। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार का एक प्रतीक दिखाया गया। कई कई डिस्ट्रिक्ट में उसे ले जाया गया बेल को, और उसे दिल्ली तक भी ले जाया गया और भ्रष्टाचार का प्रसार प्रसार किया गया कि भ्रष्टाचार कितना मतलब फैल रहा है स्टेट में। इसके खिलाफ किसने? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने आवाज उठाई। आपको याद रखना है, कनकटा बैल आंदोलन किससे रिलेटेड है? कनकटा बैल आंदोलन करप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, याद नहीं रहता है कभी कभी कि कनकटा बैल मतलब, याद भी नहीं रहता किसी किसी को। कनकटा बैल करप्शन से रिलेटेड है, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड है। और इंपॉर्टेंट नाम इसमें हम क्या देखा हमने? उत्तराखंड संघर्ष वहीनी। ठीक है, ये हमने नाम देखा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कनकटा बैल मूवमेंट से। अब नेक्स्ट आता है कोटा खर्रा मूवमेंट, कोटा खर्रा आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द फार्मर्स यूनियन। कौन से किसान संगठन द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया। इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? एम क्या था इस मूवमेंट का? इस मूवमेंट का एम था कि सीलिंग रूल लगाया जाए। अब ये सीलिंग रूल क्या होता है? सीलिंग रूल वो होता है कि किसी भी लैंड की अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी कि एक बंदा कितना लैंड होल्ड कर सकता है, एक बंदा कितना लैंड होल्ड कर सकता है, ये उसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। ठीक है, कि एक सीलिंग लिमिट लगानी चाहिए, लगी होनी चाहिए स्टेट में कि एक बंदा इतना ही लैंड होल्ड कर सकता है। और ये तराई एरिया में चलाया गया, ये उत्तराखंड के तराई एरिया में चलाया गया ये वाला आंदोलन। ठीक है, किसके द्वारा? फार्मर्स के द्वारा, फार्मर्स यूनियन के द्वारा। इस लैंड का एम था कि सीलिंग रूल लगाया जाए और लैंडलेस को और फार्मर्स को स्टेट के लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाए, यानी कि जिन पे भूमि नहीं है और किसानों को जो भूमि है वो वितरित की जाए, वो बांटी जाए। ठीक है, और सीलिंग रूल लगाया जाए कि कितना एक बंदा अपर लिमिट होल्ड कर सकता है लैंड की, कितना एक बंदा लैंड होल्ड कर सकता है, एक लिमिट लगाओ। फिर था मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहल, शराब विरोधी आंदोलन। ये मूवमेंट महिलाएं ही चलाएंगी। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल बाय द मेल्स। पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन से सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। अतः स्वतंत्रता के बाद महिला संगठन ने नशा मुक्त उत्तराखंड के उद्देश्य को लेकर आंदोलन चलाना शुरू किया। आंदोलन को देखते हुए क्या होता था कि बीच बीच में उत्तर प्रदेश सरकार शराबबंदी लागू करती थी और पुनः चालू करती थी। तो इसके लिए 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने फिर से आवाज उठाई। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने फिर से आवाज उठाई मूवमेंट के खिलाफ और स्लोगन दिया, नारा दिया, गिव एम्प्लॉयमेंट नॉट इंटॉक्सिकेशन। नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो, इसके खिलाफ वो दिया, स्लोगन दिया, नारा दिया। ये नारा आपको याद रखना है, ठीक है, आ जाएगा नशा नहीं रोजगार दो किसके द्वारा दिया गया? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा शराब विरोधी आंदोलन में। अब आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ?
अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी, पर धीरे धीरे ये आंदोलन ठंडा पड़ गया और वापस से शराब बिक्री शुरू हो गई। तो ये था हमारा शराब विरोधी आंदोलन। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी मूवमेंट, विश्वविद्यालय आंदोलन। ये आंदोलन स्टूडेंट्स द्वारा चलाया जाएगा, स्टेट्स के छात्रों द्वारा चलाया जाएगा। कंट्री की जब इंडिपेंडेंस हो जाती है, जब हमारा देश आजाद हो जाता है, तो ये आंदोलन चलाते हैं छात्र कि अब हमारे स्टेट में क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो उसके रिस्पांस में एनडी तिवारी ने एक बिल प्रेजेंट करा उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में 1955-56 में। 1955-56 में एनडी तिवारी ने एक बिल प्रस्तावित किया, कहां पर, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, और इसके लिए क्या हुआ, इसके और इस प्रस्ताव में क्या हुआ, सरकार ने नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने, सरकार राजी हो गई थी कि नैनीताल में हम एक विश्वविद्यालय खोलेंगे। ठीक है, नैनीताल में हम एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, पर गढ़वाल के लोगों ने कहा कि हमें यूनिवर्सिटी गढ़वाल में चाहिए। ठीक है, अब कुमाऊं के लोग कह रहे हैं हमें कुमाऊं में चाहिए। तो सरकार ने क्या बोला कि हम एक यूनिवर्सिटी दोनों जगह खोलेंगे, एक गढ़वाल में, एक कुमाऊं में। गढ़वाल में खोली गई श्रीनगर में, ठीक है, और कुमाऊं में खोली गई नैनीताल में। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और कब खोली गई, 1973 में। एनडी तिवारी ने दोनों क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव रखा है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यूनिवर्सिटी कुमाऊं में खोल दी, गढ़वाल में खोल दी, कुमाऊं में नैनीताल में, और गढ़वाल में श्रीनगर में। कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा अन्य जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो इसी के साथ हम एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब बस हमारे उत्तराखंड हिस्ट्री से दो टॉपिक बचते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, सिलेबस से ना बाहर पढ़ेंगे, सिलेबस में ना कुछ छोड़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि फालतू एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फायदा नहीं है और कम पढ़ना तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मैंने आज आपको सिलेबस भी शो कर दिया कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बस ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड बचा है, हमारी बस ट्राइब्स बची हैं, और एक हमारे क्या बचा है, उत्तराखंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो उत्तराखंड ने अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलाया था, उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर उत्तराखंड स्टेट बनाया जाए इसके खिलाफ। तो इसके लिए तो ये दोनों हमारे टॉपिक्स बचे हैं। कल आएंगे आपके लिए दोनों टॉपिक्स। ठीक है, एक कल आएगा, एक परसों आएगा। इस तरह चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एग्जाम रिलेटेड, और आपको ये सारा पूरा हिस्ट्री सीरीज पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ना है, सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलनी है। ओके, कल मिलते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।